29 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, सूर्य के करीब उड़ान भरते समय नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने कितने तापमान को सहन किया? तापमान कितना सहन किया किसने? नासा के पार्कर सोलर प्रोब। कहां पे? ये सूर्य के करीब उड़ते समय। ए 800 डिग्री सेल्सियस, बी 982 डिग्री सेल्सियस, सी 1050 डिग्री सेल्सियस या डी 1200 डिग्री सेल्सियस। कितना सहा इसने? तो इसने सहा कितना? ये 982 डिग्री सेल्सियस। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने 982 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सहन करते हुए किसी भी अन्य मानव निर्मित वस्तु की तुलना में सूर्य के करीब उड़ान भरकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। क्या? एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो जांच की उन्नत हीट शील्ड तकनीक को प्रदर्शित करती है। किसकी? जांच की उन्नत हीट शील्ड तकनीक को प्रदर्शित करती है। पार्कर सोलर प्रोब के मिशन का उद्देश्य सूर्य के कोरोना का ताप क्या है? कोरोना का पता लगाना। किसके? सूर्य के कोरोना का पता लगाना, सौर हवाओं की जांच करना और सूर्य के ऊर्जा प्रवाह को समझना है। किसका है ये? कोरोना का पता लगाना, सौर हवाओं की जांच, सौर हवाओं की जांच करना और सूर्य के ऊर्जा प्रवाह को समझना है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विजन 2030 के तहत अपने रक्षा खर्च का 50% स्थानीयकरण करने का लक्ष्य रखा है? मतलब कौन सा देश विजन 2030 के तहत अपने रक्षा खर्च का 50% स्थानीयकरण करने का लक्ष्य रखता है? ए भारत, बी सऊदी अरब, सी संयुक्त अरब अमीरात या डी कतर। तो ये कौन सा देश है? देश का नाम है, ठीक है, ये 10 किस देश का नाम है? ये सऊदी अरब। सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत अपने रक्षा खर्च का 50% का स्थानीयकरण करने का लक्ष्य रखता है। सऊदी अरब का विजन 2030 तक क्या है? सऊदी अरब का विजन 2030 आयात पर निर्भरता को कम करने और अपने स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा खर्च का 50% का स्थानीयकरण करने पर केंद्रित है। यह भारत की मेक इन इंडिया पहल के साथ क्या संरेखित है, जो जहाज निर्माण, एआई और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग ने आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी साझाकरण के आपसी लक्ष्य को उजागर किया है, जिससे उनके द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल को अनिवार्य करता है? ठीक है, ए अनुच्छेद 153, बी अनुच्छेद 155, सी अनुच्छेद 159 या डी अनुच्छेद 174। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अच्छा, ये अनुच्छेद बताना है। तो ये अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद का नाम है 153। ये 153वां अनुच्छेद है। 53 अनुच्छेद है जो सभी राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल को अनिवार्य बनाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153। भारतीय संविधान का 153 यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। यह एक व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर कई राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में कार्य करने की भी अनुमति देता है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर कई राज्यों का राज्यपाल के रूप में कार्य करने की भी अनुमति देता है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, संविधान में निर्धारित कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
संघीय ढांचे को बनाए रखने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि राज्य का प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हो। यह अनुच्छेद 153 को भारत में शासन ढांचे के लिए मौलिक बनाता है। अनुच्छेद सॉरी ये 1924 का बेलगाम कांग्रेस सत्र किस राज्य में आयोजित किया गया था? बेलगाम पूछ रहे, बेलगाम कहाँ पे ये पूछे। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक या डी राजस्थान। तो आप ये बेलगाम कर्नाटक में। 1924 का बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में वर्तमान कर्नाटक में स्थित बेलगाम में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? बेलगाम में। कहाँ पे? कर्नाटक में। इसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने की थी। यह गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र सत्र था जहां उन्होंने अस्पृश्यता का मुकाबला करने, खादी को बढ़ावा देने और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। यह आयोजन राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार दोनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है, जो पंपा सरोवर कुआं जैसे बुनियादी ढांचे सहित एक अस्थायी विरासत छोड़ता है। शताब्दी समारोह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इसके ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2019 और 2023 के बीच निजी विमानन से उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्या उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि है निजी विमानन से? ठीक है, ए 35%, बी 46%, सी 52% या डी 60%। कितने प्रतिशत की उत्सर्जन हुआ है, वृद्धि हुई है? ये वृद्धि कितना हुआ है? 46% हुआ है। ठीक है, एक अध्ययन ने बताया कि 2019 और 23 के बीच निजी विमानन से उत्सर्जन में कितना है? 46% की वृद्धि हुई है। यह तेज वृद्धि विमान क्षेत्र द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियों को रेखांकित करती है, जो पहले से ही वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान करता है। यानी किसकी बात कर रहा है ये? ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात कर रहा है। कितना प्रतिशत उत्सर्जित हुआ है? ये 46%। ठीक है, निजी जेट विमानों में वाणिज्यिक उड़ानों और ट्रेनों की तुलना में प्रति यात्री कार्बन फुटप्रिंट बहुत अधिक होता है, जो CO2 उत्सर्जन और नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्प ट्रेलर्स जैसी अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैसों के माध्यम से उनके पर्यावरणीय प्रभाव को बढ़ाता है। इसके ये CO2 उत्सर्जन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्प ट्रेलर्स जैसी अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैसों के माध्यम से उनके पर्यावरणीय प्रभाव को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन संकट को दूर करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष उदारीकरण सुधार पेश किए? तो ये किसके लिए? भुगतान संतुलन संकट को दूर करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष उदारीकरण सुधार पेश किए? ए 1992 में, बी 1993 में, सी 1991 में या डी 1995 में। ठीक है, तो उन्होंने ये सुधार किया था ये 1991। कब किया था ये? 1991 में किया था उन्होंने सुधार। वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 1991 के उदारीकरण सुधारों ने भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। क्या? आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। कौन सा? उदारीकरण सुधारों ने।
उद्योगों के विनियमन और एफडीआई उदारीकरण सहित इन उपयोग के उपायों ने भुगतान संतुलन संकट को संबोधित किया और भारत को बाजार संचालित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया। सुधारों ने निरंतर जीडीपी विकास, वैश्विक आर्थिक एकीकरण और जीएसटी और डिजिटल बुनियादी ढांचे की पहल जैसी मौजूदा नीतियों के लिए आधार तैयार किया, जिससे जिससे 1991 भारत के आर्थिक विकास में एक ऐतिहासिक वर्ष बन गया। ठीक है, जिससे 1991 भारत के आर्थिक विकास में एक ऐतिहासिक वर्ष बन गया। अगला प्रश्न है, 50,000 साल पुराने शिशु मैमथ याना की खोज किस देश में हुई? शिशु मैमथ याना की खोज किस देश में हुई? कितना? 50,000 साल पुराने। ए कनाडा में, बी ग्रीनलैंड में, सी अलास्का में, या डी रूस में। कहाँ पे इसकी खोज हुई है? मैं शिशु मैमथ मैमथ याना का, तो इसकी खोज हुई है ये रूस में हुई है। रूस के कहा? इसके साइबेरिया में। ठीक है, ये रूस के साइबेरिया में खोज हुई। कहते हैं साइबेरिया, साइबेरिया। 50,000 साल पुराने शिशु मैमथ याना का शव रूस के साइबेरिया में कहाँ पे? बटागाइका क्रेटर में। कहाँ पे? बटागाइका क्रेटर में खोजा गया। कहाँ पे? ये बटागाइका क्रेटर में खोजा गया। अंडरवर्ल्ड के प्रवेश द्वार क्या है? अंडरवर्ल्ड के प्रवेश द्वार के रूप में जाने जाने वाले यह क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलते क्या परमाफ्रॉस्ट के कारण उजागर हुआ। कहाँ पे? परमाफ्रॉस्ट के कारण उजागर हुआ। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलते परमाफ्रॉस्ट फ्रॉस्ट के कारण उजागर हुआ। कहां से? ये ऐसी खोजें दुर्लभ हैं। दुनिया भर में केवल 7 मेमथ शव बरामद किए गए हैं। कितने? 7, यानी 7। ठीक है, जिससे याना की खोज क्या है? प्लेस्टोसीन युग के जीवों और जलवायु परिस्थितियों को समझने में एक क्या असाधारण योगदान देती है। परमाफ्रॉस्ट अन्य प्राचीन जानवरों के अवशेषों को भी संरक्षित करता है, जो पृथ्वी के प्रागैतिहासिक जीवन और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में इसके महत्व को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष नई औषधि और नैदानिक परीक्षण क्या? नैदानिक परीक्षण नियम यानी कि NDCTR पेश किए गए थे? किस वर्ष में पूछ रहा है? जिससे केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को विशिष्ट दवाओं के लिए स्थानीय नैदानिक परीक्षाओं को माफ करने की अनुमति मिली। नैदानिक परीक्षाओं को माफ करने की अनुमति मिली। ठीक है, ए 2017 में, बी 2018 में, सी 2015 में, या डी 2019 में। किस वर्ष में ये हुआ था? कहाँ पे? ये 2019 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? 2019 में। कब पेश किया गया था? 2019 में पेश किया गया था नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम। 2019 में पेश किया गया था, जिससे केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को विशिष्ट दवाओं के लिए स्थानीय नैदानिक परीक्षाओं को माफ करने की अनुमति मिली। नए ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल नियम क्या है? नैदानिक और क्लिनिकल ट्रायल नियम 2019 में पेश किए गए थे, जिससे सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी कि CLA को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में स्वीकृत दवाओं के लिए स्थानीय क्लिनिकल ट्रायल को माफ करने में सक्षम बनाए। इस विनियमन का उद्देश्य अनाथ दवाओं और महामारी से संबंधित उपचारों सहित महत्वपूर्ण दवाओं तक पहुंच में तेजी लाना है। हालांकि इस कदम ने भारत के विविध आनुवंशिक मेकअप
आनुवांशिक मेकअप को देखते हुए सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ावा दिया, जो प्रभावकारिता सत्यापन और रोगी सुरक्षा के लिए स्थानीय परीक्षणों के महत्व पर जोर देता है। यह नियम दवा अनुमोदन और विनियामक ढांचे के लिए भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के तहत किस बांध का निर्माण किया जा रहा है? बांध का नाम पूछ रहा है। ए दौधन बांध का, बी केन बांध का, सी बेतवा बांध का, या डी बुंदेलखंड बांध का? इसका ये निर्माण किया जा रहा है केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के तहत। तो इसका ये बांध है, ये दौधन बांध है। कौन सा बांध है? दौधन बांध है, जिसका निर्माण किसका? केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के तहत किया जा रहा है। केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना में दौधन बांध का निर्माण शामिल है, जो परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह बांध केन नदी से बेतवा नदी तक जल हस्तांतरण में मदद करेगा, जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक जल उपलब्ध होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक जल उपलब्ध होगा। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना, 44 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी PMSY SMY किस क्षेत्र के श्रमिकों को लक्षित पेंशन योजना है? क्या है? किस क्षेत्र के श्रमिकों को लक्षित पेंशन योजना? ए असंगठित क्षेत्र का, बी संगठित क्षेत्र का, सी सार्वजनिक क्षेत्र का, या डी निजी क्षेत्र का? तो ये क्या है? असंगठित क्षेत्र का है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी PMSMY 2019 में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों जैसे रेहड़ी पटरी वालों, घरेलू कामगारों और खेतिहर मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई एक केंद्रीय पेंशन योजना है। 15,000 रुपए तक की मासिक आय वाले ये श्रमिक सरकार के साथ एक छोटा सा क्या है? प्रीमियम योगदान करते हैं। कौन सा? ये श्रमिक जो है सरकार के साथ एक छोटा सा प्रीमियम योगदान करते हैं। कितना? 15,000 रुपए तक की मासिक आय वाले। क्या? थैंक यू।